Bismillahirrahmanirrahim. The next point of discussion is point number 70. Polyarteritis nodosa diagnosis by fibrinoid necrosis. पोलीआर्टराइटिस नोडोजा आपका ऐसा वेस्कुलाइटिस होता है जिसमें हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है। किसी भी किस्म का वेस्कुलाइटिस होगा उसमें हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है। पोलीआर्टराइटिस नोडोजा भी आपका वेस्कुलाइटिस की टाइप होती है और इसमें हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है। अब हम बढ़ते हैं, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस होते हैं, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस होते हैं और आपके स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। जो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जाइंट सेल आर्टराइटिस होता है और दूसरा टाकायासु आर्टराइटिस होता है। जो जाइंट सेल आर्टराइटिस होता है इसको हम टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है, ज़्यादातर आपके टेम्पोरल और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। पेशेंट को एक साइड पे थ्रोबिंग हेडेक होगा, जॉ की क्लॉडिकेशन होती है और इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है जब आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाती है। ये पोलीमाइल्जिया रूमेटिका के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी कराते हैं। अब जो टाकायासु आर्टराइटिस होता है ये एक पल्सलेस डिजीज होती है जिसमें आपकी अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर वीक पल्स होती है और ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग हो जाती है और नैरोइंग हो जाती है आपकी एओर्टिक आर्च की और प्रॉक्सिमल ग्रेट वेसल्स की। एओर्टिक आर्च की और प्रॉक्सिमल ग्रेट वेसल्स की ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग और नैरोइंग हो जाती है। टाकायासु आर्टराइटिस के अंदर आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज की वीक पल्सेस हो जाती हैं। पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं टाकायासु आर्टराइटिस को, जो कि एक लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है। जो जाइंट सेल आर्टराइटिस होता है या टेम्पोरल आर्टराइटिस मोस्ट कॉमन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। ये ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है टेम्पोरल आर्टरी को और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में थ्रोबिक हेडेक होगा जो कि यूनिलैटरल होगा, साथ जॉ की क्लॉडिकेशन होती है। जब आपके ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो आपको ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। पोलीमाइल्जिया रूमेटिका के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें हम टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी लेते हैं। उसके बाद मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस। मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस के अंदर आपका पोलीआर्टराइटिस नोडोजा आता है और कावासाकी डिजीज आती है। जो पोलीआर्टराइटिस नोडोजा होता है ये आपकी रीनल और विजरल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है और पल्मोनरी आर्टरीज को स्पेयर कर देता है। पोलीआर्टराइटिस नोडोजा आपकी पल्मोनरी आर्टरीज को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये मीडियम साइज आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है जिसमें आपकी रीनल आर्टरीज आती हैं और आपकी विजरल आर्टरीज आती हैं। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरीज को इन्वॉल्व नहीं करता है। हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं, 30% पेशेंट जो है बी वाले पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर पोलीआर्टराइटिस नोडोजा डेवलप हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है पोलीआर्टराइटिस नोडोजा 30% पेशेंट्स में। अब जो कावासाकी डिजीज होगी वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, इसको हम म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को फीवर होता है, हेमरेजिक एडिमा हो जाता है कंजक्टिवा का लिप्स और ओरल म्यूकोजा के ऊपर और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। कावासाकी डिजीज के अंदर आपको हेमरेजिक एडिमा हो जाता है कंजक्टिवा का हेमरेजिक एडिमा होगा, पेशेंट को बुखार हो जाएगा, हेमरेजिक एडिमा होता है कंजक्टिवा का। लिप्स और ओरल म्यूकोजा के ऊपर भी आपके एडिमा डेवलप हो जाता है या हेमरेजिक एडिमा डेवलप हो जाता है आपके कंजक्टिवा का, लिप्स का और ओरल म्यूकोजा का और आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। इसे हम इसे कहते हैं म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर आपके लिम्फ नोड इनलार्ज हो रहे हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हैं और म्यूकोकुटेनियस। ठीक है, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, स्किन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपके लिप्स को और ओरल म्यूकोजा को और कंजक्टिवा को इन्वॉल्व करता है। ये कॉरोनरी आर्टरी एनोरिज्म इसमें डेवलप हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है और अगर रप्चर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, कावासाकी डिजीज की वजह से आपको कॉरोनरी आर्टरी के एनोरिज्म्स डेवलप हो सकते हैं, कॉरोनरी आर्टरी की थ्रोम्बोसिस हो सकती है और इवन रप्चर भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आती है आपकी स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस। ठीक है, जो स्मॉल साइज वेस्कुलाइटिस होता है ये आपका आंका पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक पी आंका होती है, एक सी आंका होती है। जो सी आंका होती है वो वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर पॉजिटिव होती है और जो पी आंका होती है वो शर्ट-स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर या और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस के अंदर पॉजिटिव होती है। ठीक है, शर्ट-स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस के अंदर आपका पी आंका पॉजिटिव होता है और वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर सी आंका पॉजिटिव होता है। अब जो पोलीआर्टराइटिस नोडोजा होता है इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस से। वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस या वैगनस ग्लोमेरुलस वेस्कुलाइटिस की मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर भी आपका फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। तमाम वेस्कुलाइटिस के अंदर हमें जब आपकी वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है ना तो आपको टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सी होती है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है आपके वेसल्स में। जो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस होती है पोलीआर्टराइटिस नोडोजा वेस्कुलाइटिस की फीमेल्स के अंदर वो हमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है आर्टेरियोल्स के अंदर। पी आंका ग्रैनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस आपका एसोसिएटेड होता है हेपेटाइटिस बी के साथ। ठीक है, पी आंका के अंदर आपका जो माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और शर्ट-स्ट्रॉस सिंड्रोम है, ये पी आंका जो ग्रैनुलोमेटोसिस होती है वो हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होती है। पोलीआर्टराइटिस नोडोजा भी हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। जो आपकी आंका एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म एंटीबॉडीज होती हैं वो वेस्कुलाइटिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आंका क्या होती है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, ये आपकी वेस्कुलाइटिस में प्रेजेंट होती हैं। सी आंका आपकी वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब 6 साल के एक जापानीज बॉय था, इमरजेंसी के अंदर आया, उसको स्वेयर चेस्ट पेन हो रहा है खेलते हुए।
एग्जामिनेशन के ऊपर उसको स्वेयर कंजक्टिवाइटिस भी हुआ हुआ है, उसके लिप्स का एडीमा हुआ हुआ है, साथ उसको एओर्टिक एन्यूरिज्म भी है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस कावासाकी डिजीज होगी। ठीक है, 6 साल का बच्चा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है खेलते हुए, प्लेइंग वाइल प्लेइंग उसको चेस्ट पेन होगा, एडिमा ऑफ द लिप्स है, कंजक्टिवाइटिस के ऊपर स्वेयर हेमरेज हुआ हुआ, स्वेयर कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है और एडिमा भी हुआ हुआ है लिप्स का, साथ उसका एओर्टिक एन्यूरिज्म भी सस्पेक्टेड है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस कावासाकी डिजीज होगी। अब 9 मंथ ओल्ड जापानीज बॉय है, इमरजेंसी के अंदर आया है, उसको कंजक्टिवाइटिस है, एडिमा हुआ हुआ लिप्स का, ओरल म्यूकोजा का और सर्वाइकल लिम्फोडेटिनोपैथी है, साथ आपको एन्यूरिज्म्स भी मिल रहे हैं, तो कावासाकी डिजीज होगी। 55 ईयर ओल्ड मेल है, उसको राइट साइड के ऊपर हेडेक हुआ और साथ उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेज हो रही हैं, टेम्पोरल आर्टरी उसकी टेम्पोरल आर्टरी फिल्म है उसकी और टेंडर भी है, और जब आपने बायोप्सी की तो आपको जॉइंट सेल आर्टराइटिस या फिर टेम्पोरल आर्टराइटिस मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक्सरसाइज के दौरान आपका कार्डिक आउटपुट मेंटेन होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो जाने से। जब आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा जो होती है वो आपके कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करती है एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो फिर आपके कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करती है। अब हम बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। एक्सरसाइज के आपके सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। एक तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर वो 2 तरीकों से होता है। एक तो होती है सेंट्रल कमांड, जिसमें आपका क्या होगा, आपके ब्रेन से आएगी, जिसमें आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो आपका ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आपका पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाता है। जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो आपका ज़्यादा होता है एक्सरसाइज के दौरान तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। साथ आपके जो आर्टीरियोल्स होते हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपका पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वेन्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न भी इंक्रीज कर जाता है। अब जो लोकल रिस्पॉन्स होता है जिसमें आपके लोकल मेटाबोलाइट्स आते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि हार्ट के लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो डायलेशन होती है, डायलेटेशन होती है आपके लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से, जिसका निमोनिक था चॉक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजनाइन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटाशियम। ठीक है, ये आपके डायलेटेशन कराते हैं और स्केलेटन आर्टेरियोल्स की भी डायलेटेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। डायलेटेशन होती है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजनाइन आता है, एडिनोसिन आती है, लैक्टेट आता है और पोटाशियम आता है। और स्केलेटन आर्टेरियोल्स की डायलेशन की वजह से आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब रिस्पायरेशन पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, एक तो आपकी एक्सपिरेशन ज़्यादा हो जाती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, एक्सरसाइज के दौरान आपकी एक्सपायरेशन ज़्यादा हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व होती है वो राइट के ऊपर शिफ्ट कर जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होती है वो आपकी राइट पे शिफ्ट कर जाती है एक्सरसाइज के दौरान। जो एक्सरसाइज मसल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका वेंटिलेशन रेट जो होता है वो मैच कर जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की। वेंटिलेशन रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को मैच करने के लिए। एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और एपिक्स से लंग्स की तरफ। ठीक है, एपिक्स टू लंग्स जो है ना वो क्या करती है, आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है ना वो ज़्यादा मोर यूनिफॉर्म हो जाती है। अब मेन बात इसमें ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो आपकी एक्सपायरेशन ज़्यादा हो जाती है, आपकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। एक्सरसाइजिंग मसल आपके ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है कि रिस्पायरेशन ज़्यादा होती है, तेज़ी से वो इंस्पायर और एक्सपायर वो जल्दी जल्दी करेगा। ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन कंजम्पशन को मैच कर सके कि जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेके जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। अब एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपकी जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक आपका कार्डिक ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है एक्सरसाइज के दौरान और आपका पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है एक्सरसाइज के दौरान। अब एक पेशेंट है उसको लो कार्डिक रिजर्व था। ठीक है, उसको आपने कहा कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट आपने जब कराया तो हमें क्या मिलेगा, उसका जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा उसकी एक्टिविटी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसका कार्डिक आउटपुट जब एक ऐसा पेशेंट जिसका लो कार्डिक रिजर्व हो और आपसे जब उसका एक्सरसाइज ईटीटी उसकी कराते हो, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराते हो, तो उसका जो कार्डिक आउटपुट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है एक्सरसाइज पे ताकि उसकी बॉडी की डिमांड्स को पूरा कर सके जिनका लो कार्डिक रिजर्व होता है। मॉडरेट एक्सरसाइज के दौरान आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। अब एक्सरसाइज जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की वजह से आपको हाइपरकैलीमिया हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हाइपरकैलीमिया कराती है। अब एक पर्सन था, वो वेंटिलेटेड रूम के अंदर काम कर रहा था, उसको स्वेटिंग हुई है प्रोफ्यूजली, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, पल्स टेकीकार्डिक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 26, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, एक्सरसाइज, ठीक है। अगर तो एक मैन है, वो काम कर रहा है वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर, स्वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर भी उसका ज़्यादा हुआ है, पल्स भी उसको, हार्ट रेट भी ज़्यादा हुआ है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो लाइकली कॉज क्या होगी, एक्सरसाइज की वजह से। अब इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर विद डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज की वजह से आपका आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़्यादा करती है, कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा करती है। स्ट्रेस के बाद या एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, जो आपका लेफ्ट और राइट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ड्यूरेशन होती है, उसमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज डायस्टोलिक एंड इंक्रीज सिस्टोलिक। डायस्टोलिक आपका डिक्रीज कर जाता है और सिस्टोलिक आपका इंक्रीज कर जाता है स्ट्रेस के बाद या एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद आपका जो डायस्टोलिक होता है वो डिक्रीज कर जाएगा और सिस्टोलिक आपका इंक्रीज कर जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कॉज है, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करता है एक्सरसाइज के दौरान। एक्सरसाइज के दौरान आपके स्केलेटल मसल्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के दौरान डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है किडनी में, ठीक है, और फिर आपके सप्लैंकनिक में। अगर तो किडनी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर आपने सप्लैंकनिक को टिक करना है। एक्सरसाइज के दौरान ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हो जाता है किस ऑर्गन के अंदर, विया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, सिंपैथेटिक सिस्टम से आपकी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान, और एक्सरसाइज के दौरान आपकी किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है सप्लैंकनिक ब्लड फ्लो की कंपैरिजन, ठीक है। अगर किडनी नहीं ऑप्शन में दिया होगा तो फिर सप्लैंकनिक का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। अब एक पेशेंट है, उसका राइट आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है और सिस्टेमिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है। अब एक पर्सन है, उसका राइट आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर गया है, सिस्टेमिक प्रेशर भी इंक्रीज कर गया है और वीनस रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज कर जाती है एक्सरसाइज के दौरान। एक्सरसाइज में आपका राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, सिस्टेमिक प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या वीनस रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज कर जाती है। अगर तो डिक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है और डिक्रीज रेजिस्टेंस हो जाती है वीनस रिटर्न के लिए। अब एक पर्सन है, वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था, कौन सा फैक्टर है जो कि इस कंडीशन के अंदर उसके रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके रिस्पायरेटरी रेट को ज़्यादा कर देते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के दौरान। अब एक एथलीट है, वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था, ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसका ब्लड फ्लो ऑल जोन्स ऑफ लंग्स के अंदर इज लाइक दैट ऑफ द जोन 3 ऑफ द लंग, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान आपके जो सारे लंग के जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तीनों जोन्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो जोन 3 की तरह हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान आपका ब्लड फ्लो लंग्स में ज़्यादा हो जाता है।